आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि मौजूद होती हैं तमाम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, जिन्हें यूकैरियोट्स भी कहा जाता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनेलीज की कि ऑर्गेनेलीज क्या हैं, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक डायग्राम की मदद लेते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमें एक सेल नजर आ रहा है और इस सेल के अंदर हमें मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे पार्ट्स नजर आ रहे हैं। ये पार्ट्स क्या हैं? ये ऑर्गेनेलीज कहलाती हैं। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है सेल के लिए मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करना। तो यहाँ पे जो हम ऑर्गेनेली को डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सी ऑर्गेनेली है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो हर ऑर्गेनेली के इर्द गिर्द जो है वो एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है जो उसकी हिफाजत करती है। तो ये मेम्ब्रेन सिंगल भी हो सकती है और डबल भी हो सकती है। तो अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डबल मेम्ब्रेन सिस्टम मौजूद होता है। डबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब है? कि इसमें मेम्ब्रेन की दो लेयर्स मौजूद होती हैं, एक ये वाली लेयर जो आउटर लेयर है और एक ये वाली लेयर जो कि कौन सी लेयर है? इनर लेयर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये खास किस्म के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिलीज होते हैं या बनते हैं जिनको कहा जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? ये मॉलिक्यूल्स होते हैं एनर्जी मॉलिक्यूल्स। यानी हमारी बॉडी को एनर्जी की जो जरूरत होती है वो हमें कौन से मॉलिक्यूल्स वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मुहैया करते हैं? वो हमें प्रोवाइड करते हैं एटीपी के मॉलिक्यूल्स। और एटीपी कहाँ पे बनते हैं? किस ऑर्गेनेली के अंदर बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। अब हम एक डायग्राम की मदद से इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहा है और इसके अंदर मुख्तलिफ जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो नजर आ रहे हैं। तो डबल मेम्ब्रेन को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये क्या है? ये इनर मेम्ब्रेन है। और जो सबसे बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन मौजूद होती है उसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होती है उसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें खास किस्म के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं जिसको क्रिस्टी कहते हैं। तो क्रिस्टी क्या है? क्रिस्टी इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स को कहते हैं। यानी जो इनर मेम्ब्रेन है वो इस तरह से फोल्डिंग्स की शक्ल में मौजूद होती है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी प्लूरल है यानी ये जमा है। जब क्रिस्टा बोला जाता है तो इसका मतलब है कि हम एक की बात कर रहे हैं, यानी सिंगुलर की बात कर रहे हैं। तो क्रिस्टी क्या है? क्रिस्टी इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स को कहते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए मौजूद होता है। तो डीएनए किसे कहते हैं? डीएनए कहते हैं जेनेटिक मटेरियल को यानी विरासती मादा को। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है यानी जो विरासती मादा होता है वो रेप्लिकेट भी होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया अपने विरासती मादा को रेप्लिकेट भी करते हैं। रेप्लिकेट का मतलब होता है कॉपीज बनाना। तो ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के किस तरह इसमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। अब अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के इम्पॉर्टेंट फंक्शन की बात करें कि सेल्स के लिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो वो इम्पॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है? वो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सेलुलर रिस्पायरेशन का फंक्शन, जिसको एरोबिक रिस्पायरेशन भी कहा जाता है। तो इसको एरोबिक रिस्पायरेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रोसेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, इसलिए इसको एरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है? इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। कहाँ से रिलीज होती है? शुगर से, यानी फूड के मॉलिक्यूल से। शुगर क्या है?
फूड है, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस में। तो सेलुलर रिस्पायरेशन को यहाँ पे हम इस डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं कि कैसे सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, शुगर या ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये क्या है, ये इसका फार्मूला है। तो सेल के अंदर जो फूड मौजूद होता है वो ज्यादातर किस शक्ल में होता है, ग्लूकोज की शक्ल में होता है। तो सेल के अंदर जो फूड मौजूद होगा ग्लूकोज की शक्ल में, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होगा। और इस ब्रेक डाउन से यानी इस तोड़ फोड़ से जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही है, क्या चीज रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके अलावा वाटर और इसके अलावा एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी जिसे हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको कहा जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी। तो ये मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान। और सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब इस एनर्जी की जरूरत हमारी बॉडी के हर पार्ट को होती है, जैसे कि हमारा ब्रेन है, हमारे मसल्स हैं, हमारा हार्ट है यानी जो दिल है। तो बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और इसी एनर्जी की मदद से हम रोजमर्रा के जो फिजिकल एक्टिविटीज होते हैं या मुख्तलिफ काम होते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करना, वॉक करना, इसके अलावा स्पोर्ट्स, इसके अलावा भी जो हम रोजमर्रा के काम करते हैं, तो उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये एनर्जी आती है फूड से जो हम खाते हैं। और ये फूड जब ब्रेक डाउन होता है सेलुलर रिस्पायरेशन के नतीजे में, तो एनर्जी रिलीज होती है। और ये सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो कि एक सेल ऑर्गेनेली है। तो आज हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में।